रहने दीजिए। चलिए आइए, कल हो गया था ना सिंधु सभ्यता लमसम खत्म हो गया था। आइए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का कर रहे हैं? मैसेज का आ रहा है केकरो निशा फीसा के जी बंद कीजिए उसको। कहावत है ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन दाना में फंसना नहीं है। बंद कीजिए उसको। बंद कीजिए वो सब, ध्यान दे दीजिए। जब देखते हैं तब मोबाइल ही। आइए वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया, ठीक है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक? 1500 से 1000 BC तक, है ना, ईसा पूर्व BC तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 BC तक, ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। इसमें ज़्यादातर आपका आर्यों के बारे में जानकारी मिलता है। आर्य सर्वप्रथम भारत में आके पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। भारत में आके कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आके बसे थे। आर्यों का मूल निवास मैक्स मुलर के अनुसार मूल निवास इसका मध्य एशिया था, ठीक है। कहाँ था? मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास कहाँ के थे? ये लोग मध्य एशिया के थे, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, ठीक है। वैदिक सभ्यता चल रहा है ना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ बोलिए। 1000 से आगे में ना जाएगा कि पीछे में आएगा? ये BC घटता है, BC घट BC तक। 1000 से हाँ, ये 1000 से 600 BC घट रहा है, घटते आ रहा है। BC में आपका यह अनुमानित किया गया था उस समय चीनी परंपरा के अनुसार। ये कैंटोन एक अभिलेख था, उसके अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC माना गया, ठीक है। और 483 BC में मृत्यु। तो वहाँ से ये घटते आया। और जब 1 ईस्वी आया ना, 1 ईस्वी, देखिए ये इसको ईस्वी बोला जाता है और इसको ईसा पूर्व बोला जाता है। ईसा पूर्व, BC को ईसा पूर्व बोला जाता है। ये उल्टा आता है, घटते हुए आता है। समझ में आ गया? अब ये ऋग्वैदिक काल ये सब घटते आ रहा है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल ये सब घटता है। पाषाण काल में हुआ था ना, जन्म से लेके हुआ था ना पाषाण काल। फिर वहाँ से लेके फिर उत्तर पास सब आया था, उत्तर वैदिक काल सब आया था, आ गया। 1500 से कितना भाग में? 2 भाग में। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ के बसे? पंजाब और अफगानिस्तान। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया में था, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का भाषा कौन सी भाषा था? संस्कृत था। कौन सी भाषा? यहाँ तक हो गया। चलिए एक बार फिर से। आर्यों को वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कितना ऋग वैदिक काल? 1000 से 600। आर्यों का सर्वप्रथम कहाँ के बसे? आर्यों का मूल निवास कहाँ माना गया? मध्य एशिया में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सभ्यता कहलाई? आर्य। ये वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। यहाँ तक नोट कीजिए। रुकिए। चलिए आ जाइए फिर से। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। प्रशासनिक इकाई यानी कि देख रेख, जो उसका प्रशासन कैसे चलता था, कैसे राज्य का पाठ चलता था, उसके लिए 5 भाग में वो बांटा गया। पहला नंबर कुल, फिर ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। आरोही क्रम में है, यानी कि सबसे छोटा वैदिक सभ्यता में उसका क्या था? कुल। और सबसे बड़ा कौन था? राष्ट्र।
सबसे छोटा कौन था? कुल। और सबसे बड़ा कौन था? राष्ट्र। वैदिक सभ्यता में सबसे छोटा कौन? कुल। और सबसे बड़ा कौन? राष्ट्र। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। उसके बाद आइए, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। विश्व के प्रधान को विश्वपति। जन के शासक को राजन कहा जाता था। जन के शासक क्या कहा जाता था? राजन। हो गया। उपनिषदों की संख्या क्या गो है? 108 गो। उपनिषद की संख्या 108 गो। महापुराण कहिए या पुराण कहिए 18 गो। महापुराण के जगह आपको पुराण मिलेगा बहुत जगह। पुराणों की संख्या 18 गो। वेदांग की संख्या 6 गो। वेदांग के 6 गो। और वेदों की संख्या 4 गो। वेदों की संख्या 4 गो। अब यही वैदिक काल में ये सब संस्था है कि कौन क्या क्या करता था। तो पूरब का काम क्या था? दुर्गपति, यानी कि दुर्ग यानी कि जो मेन जो दरवाजा होता है उसको देख रेख करना, दुर्गपति। स्पर्श यानी कि स्पर्श का मतलब कि वहाँ के जो भी जनता था, जनता के गतिविधि, जनता में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब गुप्तचर करता था काम। जनता के गतिविधियों को देख रेख का काम कौन करता था? स्पर्श नाम से व्यक्ति का। आज के डेट में क्या होता है गुप्तचर वाला को क्या बोलते हैं? गार्ड बोलते हैं। जनता के फिर नेता विधायक हो गया। अरे गुप्तचर यानी कि वो चुपचाप रहेगा आ जाके सब चीज़ बता देगा। जासूस बोला जाता। जैसे भारत में हो गया रॉ, हो गया है ना, रॉ नाम सुने? रॉ के नाम नहीं से फिल्म उलिम बहुत जगह देखिएगा, रॉ के नाम चर्चा मिलेगा। रॉ। तो स्पर्श का क्या क्या काम था? जनता की गतिविधि, जनता में क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब का काम ले जाके राजा के बताता था। वाचपति, वाचपति का काम था क्या? गोचर भूमि के अधिकारी को वाचपति कहते थे। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? वाचपति कहते थे। उग्र, उग्र का काम था कि अपराधी को पकड़ने का काम करता था। उग्र का काम क्या था? अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। तो यहाँ तक हो गया। तो एक बार फिर से, आर्यों के प्रशासनिक इकाई के आरोही क्रम में 5 को दिया गया है। बताइए। कुल ग्राम, कुल ग्राम, जन, कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। सबसे छोटा कौन था इसमें? कुल। सबसे बड़ा कौन था? राष्ट्र। उपनिषदों की संख्या क्या गो थी? उपनिषद 108 गो। उपनिषद, महापुराण या पुराण? पुराण के गो? पुराण कहिए या महापुराण, एक ही चीज है। ठीक है। पुराणों की संख्या 18। वेदांगों की संख्या और वेदों की संख्या कौन कौन? चलिए, पूरब का क्या काम था? दुर्गपति। दुर्गपति। ठीक है। जनता के गतिविधियों के देख रेख करना किसका काम था? स्पर्श का। स्पर्श। अपराधी को पकड़ने का काम कौन करता था? उग्र। अपराधी को पकड़ने का काम उग्र। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? वाचपति। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? वाचपति कहते थे। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो हो गया। चलिए आइए, इसमें था कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा ही करता था। कौन करता था? राजा करता था। ये युद्ध के लिए एक गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? कौन सा? गविष्ठी। इसका मतलब था, इसका अर्थ था कि गायों की खोज। गविष्ठी का अर्थ क्या था? गायों की खोज। युद्ध में गविष्ठी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? युद्ध में किया गया था। ठीक है। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग था। इसका अर्थ था गायों की खोज। ठीक है। 10 राज युद्ध होगा जी। 10 राज, यहाँ पे युद्ध लिख लीजिएगा। 10 राज युद्ध का उल्लेख। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित है। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित है। ठीक है। इसमें जो था 10 जन और सुदास के बीच लड़ा गया था। 10 यानी कि 10 को राजा अलग और सुदास एगो अकेले था और सुदास जीत गया था, वो सबके हरा दिया था। बात समझ में आया? तो 10 राज का युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसके बीच लड़ा गया था?
सुदास और 10 जनों के बीच, सुदास और 10 जनों के बीच। जीता कौन था? सुदास जीत गया था। किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी या आज के रावी नदी, पुरुषनी नदी या आज के रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो दशराज का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। ऋग्वेद जो समाज था 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेद जो समाज था 4 वर्णों में, कौन कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें था ये सब विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, विभाजन व्यवसाय पर आधारित थी। जितना भी था ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद के कौन मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मण जो है ब्रह्मा परम के, यानी कि ब्रह्मा भगवान होते हैं, नाम सुने हैं? ब्रह्मा परम के मुख से क्षत्रिय, सॉरी देखिए, ब्रह्मा के परम मुख से क्या निकला था? क्षत्रिय ना, ये मुख से ब्रह्मा, यानी कि ब्राह्मण जो था ब्राह्मण, हाँ, ये ब्राह्मण जो था ना, ब्राह्मण की उत्पत्ति जो था मुख से हुआ था। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से। क्षत्रिय जो ज़्यादा पहले लड़ता उड़ता था लोग का, है ना, देखते से, तो वो भुजा से लड़ेगा, हाथे से ना, थोड़ी ज़्यादा जाके हाँ लात से मारेगा, लात से तो कम। क्षत्रिय पहले, आप बहुत पुराना हिस्टोरिकल फिल्म देखिएगा तो उसमें क्षत्रिय का उल्लेख है, आर्यों का उल्लेख है। महाभारत देखिएगा तो उसमें हमेशा बोलता है लोग कि आर्य। तो ये क्षत्रिय जो था ना, भुजा से उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय भुजा से, ब्राह्मण किससे? मुख से, क्षत्रिय भुजा से। फिर उसके बाद वैश्य जंघाओं से, वैश्य जंघाओं से, और क्षुद्र पैरों से उत्पन्न हुआ था। क्षुद्र पैरों से, बात समझ में या? ब्राह्मण किससे? मुंह से। क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से, क्षुद्र पैर से। ये सब उत्पन्न हुए थे। ठीक है, आप यहाँ तक हो गया? तनी उतार लीजिए फटफट, तनमनी एक बार पूछ लेते हैं। ब्राह्मण पैरों से, ब्राह्मण पैर कहाँ जी? मुख से। ब्राह्मण आपका परम मुख से, यानी कि मुख से आपका, ब्राह्मण आपका मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जंघाओं से, क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ था। चतुर्थ समाज की संकल्पना किस में है जी? चतुर्थ समाज यानी कि यही ना है, ये 4 वर्णों वाला यही ना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में ना। चतुर्थ समाज यही ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चतुर्थ समाज यही ना था, विभाजन के आधार पर 4 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो और 4 गो चतुर्थ समाज। 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन मंडल? 7वां मंडल। इसमें यह किस नदी के किनारे लड़ा गया? रावी या पुरुषनी नदी। किसके बीच हुआ? सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया। जीता कौन? सुदास। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन किया करता था? राजा। युद्ध के लिए एक कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ था? गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ था। बंद कीजिए उसको, गविष्टि, जिसका अर्थ क्या था? गविष्टि का अर्थ क्या था? गाय की खोज। यहाँ तक उतार लीजिए, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। बताइए, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? और ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक। ऋग्वैदिक कितना से कितना? 1000। और उत्तरवैदिक कितना से कितना? 1000 से 600। ठीक है। सर्वप्रथम आर्य कहाँ आके बसे थे भारत में? पंजाब और अफगानिस्तान। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थल कहाँ था? मध्य एशिया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। ये वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। सिंधु सभ्यता कौन था?
याद है? हाँ, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु ग्राम ये था नगरीय। हाँ, बहुत विकसित सभ्यता था, ये ग्रामीण सभ्यता थी। गड़बड़ाना नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि भाषा में लिखा गया। ये आर्यों की भाषा क्या था? आर्यों की भाषा संस्कृत था। अब बताइए, हाँ, जो वो अपराधी को पकड़ता था उसको क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? उग्र। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? गोचर भूमि के अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति। ठीक है। दुर्गपति केकरो कहते थे? स्पष्ट। जनता की गतिविधियों को देख रेख करने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था? स्पष्ट। स्पष्ट नहीं नहीं नहीं, स्पष्ट। दुर्गपति पूरब था। चलिए, उपनिषदों की संख्या के गो? वो 100। महापुराण या पुराण की संख्या के गो? वेदांग के गो? वेद के गो? कौन कौन? यजुर्वेद। ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध का किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के? ऋग्वेद में 7वें मंडल में। हाँ, ठीक है। किस नदी के किनारे? रावी नदी या पड़ोसनी नदी। किसके किसके बीच लड़ा गया? सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया। सुदास, जिसमें जीता कौन? सुदास। चतुर्थ समाज की कल्पना ऋग्वेद के कौवा मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल, या कहेगा कि पुरुषुक का वर्णन ऋग्वेद के कौवा मंडल 10वें मंडल। ठीक है। ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुआ है? मुख से। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुआ? भुजाओं से। वैश्य की उत्पत्ति किससे हुआ? और क्षुद्र की उत्पत्ति किससे हुआ? क्षुद्र के पैर से पैर मारता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। इसको उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक है, नहीं कैसे उतारना ही पड़ेगा, बुला गया है कि उतारना है तो उतार लीजिए। उतारना ही पड़ेगा, कोनो हालत में उतारना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली का बात अगले क्लास में रहेगा। चलिए, धन्यवाद।